बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज का दिन हमारे लिए सप्ताह के व्यक्तित्व का दिन है जब हम किसी विशेष व्यक्ति के साथ में बातचीत करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसके बारे में हमारी ये समझ है कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों के अंदर समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का काम किया है। मैं से लेकर हम तक का सफ़र जिन्होंने किया है, ऐसे साथियों को हम यहाँ पर बुलाते हैं। ये 4 साल से सिलसिला लगातार चल रहा है। आज हमारे बीच में भावना जी हैं, भावना जी मंगलमुखी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि जो भावना जी लगातार आंदोलनों से जुड़ी रही हैं। इन्होंने जो महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसके अंदर सक्रिय भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के ऊपर किसान आंदोलन को लेकर भी आप बहुत एक्टिव रहीं। अंधश्रद्धा निर्मूलन जो पूरा का पूरा आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को लोग जानते हैं, जिनकी मनुवादियों के द्वारा, सनातनियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। वो जो संगठन है, उस संगठन को के साथ में आप जुड़ी हैं, उनके कार्यक्रम में सक्रिय हैं और एक देश का जो एक बड़ा सवाल है नशा मुक्ति का, उसके अंदर भी आपकी सक्रियता है। आपने कई किताबें लिखी हैं, 3-3 किताबें आपके द्वारा लिखी गई हैं, तो आप लेखक भी हैं। तो हम अब चर्चा शुरू करते हैं। इस चर्चा के अंदर शामिल रहेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो को-होस्ट हैं और लगातार बहुजन संवाद के कार्यक्रमों को आप संचालित करने का काम करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है भावना जी आपका। मैं पहली बात नमस्कार हमारी सर जी, ये है नमस्कार। कि हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? आपके माता-पिता के बारे में आप जो भी कुछ साझा करना चाहें, हमारे जितने सवाल रहेंगे, इन सब सवालों में आपका ऑप्शन रहेगा, है ना? कि आप जितना जवाब देना चाहें, जो जवाब आप देना चाहें वो आप दें, कोई कंपल्सरी किसी चीज़ का जवाब देना नहीं है। तो आपका पैदाइश कहाँ पर हुई और आपका पालन-पोषण कहाँ हुआ और आपका प्राथमिक शिक्षा आपकी जो है स्कूलिंग जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर हुई? जी, भावना जी। सर जी, मेरा मूल गांव जो है वो राजस्थान के पाली जिले में देवली पाबूजी है। और उस गांव का मैं एक ऐतिहासिक तथ्य जरूर बताना चाहूंगी कि मेरा गांव जो है देश से 2 साल पहले 1945 में ही आजाद हो चुका था और मेरे परनाना जी जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह में भाग ले चुके थे। बाकी मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है 5वीं तक मैं गांव में ही पढ़ी, गांव के सरकारी स्कूल में। और उसके बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय जोजा और पाली में सिलेक्शन हो गया था। तो बाकी का उच्च माध्यमिक स्तर तक मतलब पूरा पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के खर्च से हुआ है मेरा। जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्कूल के समय के आपके मित्र, दोस्त, सहपाठी और आपके शिक्षक, उनमें से आप किसी जी को याद करना चाहेंगे जिसके साथ में आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा हो? और अगर आज भी रिश्ता हो, जो भी आप कुछ मित्रों का और शिक्षकों का अगर उल्लेख करें और उस समय का अगर कोई आप संस्मरण साझा करना चाहें? जी। सर जी, वैसे तो मेरी मेमोरी बहुत सार पे इतने सारे मतलब मेरे मित्र वगैरह, क्योंकि मुझे तो अभी तक भी खास करके नवोदय में, क्योंकि गांव के जो माहौल था तब इतनी समझ मतलब वैसे सबके मुझे याद है, लेकिन नवोदय का खास करके मैं बताती हूँ कि मुझे मेरे क्लासमेट्स के सबके रोल नंबर भी अभी भी याद है। बहुतों के पिताजी के नाम भी याद है और बहुतों के एड्रेस भी याद है मुझे। तो लेकिन फिर भी मतलब कुछ खास तो होते ही है। तो नवोदय में मेरे एक शिक्षक थे हिंदी के, पंकज मिश्र अटल, यूपी शाजापुर के थे और आज भी वो मेरे से काफी कनेक्टेड है। मेरी इस जो मेरे सपनों का भारत पुस्तक है, इसकी प्रस्तावना जो है उन्होंने ही लिखी है। मतलब मैं अभी भी मेरे शिक्षक और सहपाठी जितने भी है वो भी मतलब, क्योंकि नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ इंसान सारे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं और सबसे मेरा मतलब संपर्क बना हुआ है। दोस्तों में अगर मैं गिनाऊं तो मेरे 2 दोस्त बहुत खास हुआ करते थे और एक था अरविंद कुमार मीणा और दूसरा हरदेव पवार। अब अरविंद कुमार मीणा जो था वो उसकी कुछ साल पहले मतलब एक एक्सीडेंट में वो गुजर गया और हरदेव पवार जो है वो डॉक्टर है। बाकी
मतलब मेरे इतने सारे दोस्त हैं ना कि मैं उन्हीं का अगर विवरण देने लगूं तो सारा जी इंटरव्यू जी। उसी में निकल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। कोई संस्मरण आप सुनाना चाहे अपने स्कूल के दिनों का, कोई ऐसी घटना जो आपको याद है और आप उसको दर्शकों के साथ में साझा करना चाहेंगे? मुझे मेरे दादाजी के साथ का एक वाकया बहुत हमेशा याद आता है। क्योंकि मेरे दादाजी जो है मतलब उनके भी साथ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी दादाजी बहुत कम उम्र में चले गए। तो एक उन्होंने मतलब कम उम्र में चिलम पीना सीख लिया था। वो एक हुक्का रहता है ना राजस्थानी में, तो वो सीख लिया था। और जब मैं तीसरी चौथी क्लास में थी तो मेरा एक विज्ञान का टॉपिक था उत्तेजक और मादक पदार्थ। तो उस पे मैं कुछ सवाल कर रही थी और मैंने मेरे दादाजी को टोक लिया उस समय कि ये चीजें अच्छी नहीं है। और मेरे दादाजी की उम्र तब 60 साल की हो चुकी थी। मतलब 15 साल की उम्र से 60 साल तक वो हुक्का पीते आ रहे थे और अचानक मैंने टोका उनको और उन्होंने उस बात को बहुत दिल पे ले लिया। लोग बोलते हैं ना कि ये चीजें छूटती नहीं है, आदत लग जाती है, लत लग जाती है, छूटती नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी ने दिल पे ले लिया। उन्होंने ये सोचा कि आज तो मैं कमा रहा हूं और कल को अगर मैं खाट पे बैठ जाऊंगा और ये कमाएंगे तो ये मेरे को शायद ये सारी सुविधा न दे तो फिर मेरा क्या होगा। तो उन्होंने प्रण ले लिया उसी समय। मुझे वो चिलम पकड़ा दी और बोला कि इसको फेंक के आ जाओ। उसके बाद 20 साल और जिए मेरे दादाजी, लेकिन कभी उन्होंने फिर उसको कभी हाथ नहीं लगाया। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी इंसान का अगर जी, ये एकदम उनकी संकल्प शक्ति को हम लोग सलाम हाँ करते जागृत हैं करो, और एकदम आपके जज्बे चैलेंज को कर दो भी संकल्प शक्ति को, तो वो सलाम हम करते हैं कि आपका ये वाकया हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में स्कूलिंग के बाद में नवोदय के बाद में फिर आगे कि आप अपनी जीवन यात्रा अगर साझा करें इसके आगे की आपकी पढ़ाई या जो भी आपने आगे काम शुरू किया हो उसके बारे में बताएं। सर जी नवोदय के बाद की परिस्थिति जो है उसकी पृष्ठभूमि में जाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। मेरे पिताजी जो थे वो 40-45 साल से मेंटली डिस्टर्ब थे, पागल थे, मतलब उनको बांध के रखना पड़ता था। तो मैं समझती हूँ कि मेरी 12वीं तक की जो शिक्षा है वो भी नवोदय की वजह से हो गई। अगर नवोदय में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं 12वीं भी पढ़ पाती। तो आफ्टर नवोदय फिर वही समस्या वापस मेरे सामने आ गई। उसकी वजह से मेरा फिर आगे पढ़ाई हो ही नहीं पाया। मैंने अलग अलग तरीके की, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड जो है मतलब मेरे रिश्तेदार वगैरह, तो सबका वही है, मतलब दुकानदारी और ये सब, मतलब जैसे मुंबई में आप देखेंगे तो ज्यादातर दुकानदार मारवाड़ी मिलेंगे। तो मेरे भी जितने भी रिश्तेदार है वो सब दुकानदारी वाली लाइन में थे। तो उन्होंने फोर्सफुली, मेरा पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मैं पढ़ने में भी टैलेंटेड थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई अपने को तो हम पूरी पढ़ाई तक मतलब आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और मैंने भी सोचा कि मान लो मैं उधार लेकर भी मित्रों की मदद से भी अगर पढ़ाई पूरी कर लूं, लेकिन मेरा परिवार उस समय, मेरे दादाजी पलंग पे बैठ चुके थे, पिताजी बीमार थे, एक भाई भी पिताजी की तरह ही पागल हो गया था, और एक बड़े भाई जो थे उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या थी और 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका था, वो भी फेलियर हो चुका था। तो उस वजह से मैंने फिर पढ़ाई नहीं की, मैं भी दुकानदारी वाली लाइन में, लेकिन वहां मेरा मन नहीं लगा। हाँ, जब तक मैंने काम किया, जहां काम किया वो बहुत दिल लगा के किया, हर सेठ मेरे काम से खुश रहता था, लेकिन दिल से मेरा कभी मन नहीं लगता था, क्योंकि दुकानदारी वाली लाइन में पल पल झूठ बोलना पड़ता है और झूठ बोलने का मेरा दिल मुझे मतलब परमिशन देता नहीं है। मतलब ठीक है, मजबूरी बस बोलना भी पड़ा होगा, लेकिन फिर मुझे बाद में काफी पश्चाताप होता है कि नहीं नहीं। तो इस वजह से मैं वहां नहीं टिक पाई। और जी जी। मैंने बीच में मैं एक बार फिर साधु भी बन गई थी। मैंने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम भी किया है, लेकिन कुल मिला के जो मेरी घर की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार, मतलब क्या है कि मेरे पास एक तो डिग्री नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर में वेतन बहुत कम मिलता था, और काम इतना डबल मिलता था कि मतलब दूसरा जो मेरा क्रिएटिव जो है, मतलब लेखन का जो रुचि है, वो फिर पूरा नहीं कर पाती थी, इसलिए फिर मैंने वो जॉब को छोड़ दिया। और फिर एक ये बात कही जा सकती है क्या कि आप जो है आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई जो आप पढ़ना चाहते थे? हाँ सर,
मतलब आर्थिक से भी ज्यादा देखो, सिर्फ आर्थिक हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी से मदद भी मांगी जा सकती है। लेकिन परिवार में जो मानसिक बीमारी जो थी, और वो उसका एक पैटर्न बन चुका था कि पिताजी के बाद भाई का नंबर लग गया। तो मुझे तो ये भी डर लगता था कि कहीं, और उसमें एक एक पैटर्न और था कि शादी होने के बाद ही किसी का, मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे थे, दादाजी भी पढ़े लिखे थे, तो जी। शादी होने के बाद ही कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे भी शादी से भी डर लगता था, एक बात ये भी थी। और जिस भी इंसान को अगर कोई समस्या है तो वो अलग अलग लोगों से कंसल्ट भी करता है, मतलब साधु संतों से, किसी डॉक्टर से, किसी मतलब जैसे कोई किन्नर वगैरह से। तो ऐसे ही मैंने भी उन लोगों से सलाह ली, और उन्होंने अपने मनगढ़ंत मतलब, कोई भी अब किसी पोंगा पंडित से कोई सलाह लेता है तो वो यही बोलेगा आपको ये दोष है वो दोष है। तो इसी दोस्त के चक्कर में मेरे को भी बता दिया कि आपको, आपके परिवार को किन्नरों की बद्दुआ लगी है और आप इसमें आ जाएंगे तो आपका परिवार मतलब उस दोस्त से मुक्त हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं एकदम प्रैक्टिकल थी। मैंने सोचा कि अगर मेरा ऐसा करने से, अगर मेरा पूरा परिवार शांति से रह पाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं परिवार के लिए त्याग करने को तैयार हूँ। लेकिन वो प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने बस ये बसंत आपको मतलब ये, किसने सलाह दी थी? अब एक्चुअली ऐसा है कि वो, उनको ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके अच्छा। साथ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रही। उन्होंने बस सलाह तो दे दी, उसके बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं फिर मतलब वो मद्रास के थे, फिर मैं छोड़ के मतलब फिर राजस्थान चली गई, राजस्थान के बाद फिर यहाँ बॉम्बे तक भी आई। मतलब ये जीवन काफी मतलब उथल पुथल वाला रहा है। नहीं नहीं, उथल पुथल रहा, लेकिन कुल मिलाकर के एक ये एक इसे भी अंधविश्वास ही मानेंगे कि हाँ आप अगर ऐसा कर देंगी, आप किन्नरों की जमात में अगर शामिल हो जाएं, तो आपके परिवार के दोष जो हैं या जो कुछ भी हो रहा है, ये तो बीमारी थी, है ना? जितनी हाँ आपने हाँ। बता रही हैं, चाहे वो पिताजी का हो चाहे भाई का हो, वो तो बीमारी थी। उसका तो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं था। लेकिन नहीं उसमें लेकिन देखो, जो है, आपने उस समय उनकी बात को आपने मान लिया। तो क्या कभी आपको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, क्या इस बात का आपको आपको ये बात महसूस हुई कि आपने गलत निर्णय लिया और आपको गलत रास्ते के ऊपर कोई सलाह दे करके चला गया, और कभी आपको उसका पश्चाताप हुआ कि आपको ये नहीं करना चाहिए था? सर जी इसके दो पहलू हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मेरा ये इस रूप में आने के बाद कुछ थोड़ा सा मतलब, भले वो एक संयोग ही बोल दो, मैं उसको मतलब उससे कंसल्ट नहीं करती हूँ, संयोग बोल दो कि मेरी भाभी को भी 20 साल लगभग हो गए थे ससुराल आते, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे इसमें आने के बाद मतलब वो परिवार की श्रृंखला आगे बढ़ गई। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़ने के बाद जब मैंने ये महसूस किया कि ये सब जो है, मैं भी कहीं, और नॉर्मली कितना भी विद्वान क्यों ना हो इंसान, जब खुद के ऊपर आती है ना तो वो फिर कई तरह के विश्वास अंधविश्वासों में गिर जाता है। तो मैं भी मतलब ऐसे डिसीजन में कि घर में पूरा माहौल वैसा था, तो कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है अगर बोल रहा है तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जो मैं कदम उठा रही हूँ वो इरिवर्सिबल है, वो उसमें फिर एक बार घुसने के बाद वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा होता है ना। अब भले मैं हिम्मत भी करके निकल भी जाऊं, लेकिन एक सामाजिक तौर पे जो मतलब जिस तरीके का एक अभिशाप लग जाता है, फिर वो मिट पाना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो ही गया है तो फिर इसी में ही आगे बढ़ते, इसी समाज का ही मतलब उद्धार हो जाएगा कम से कम। फिर मैंने भी ये सोच लिया, जैसे मोदी जी सोचते हैं ना कि मुझे परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए भेजा है, तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि शायद जो इतनी बड़ी आबादी है तृतीय पंथी, जो बिल्कुल अनपढ़ है, मतलब शिक्षा से वंचित है, जागरूक नहीं है, तो मैं इस समाज में रह के मैं इस समाज का को भी जागरूक करूंगी, इनका उद्धार करूंगी, इनके लिए कार्य करूंगी। तो आपने क्या किया? जो सोचा आपने कि मैं ये सब हाँ करूंगी, तो उस दिशा में आपने क्या काम किया? नहीं, मैंने इस दिशा में पहली बात तो कि उनकी जो परिपाटी थी, जिस तरीके का मतलब जैसे अंधविश्वास, पाखंड, ये सब हमारी समाज में बहुत होता है। तो उन सब तौर तरीकों से मैं थोड़ा हटकर रहने लगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कभी बिना मतलब, कभी मेरी बिना जरूरत के ताली भी नहीं बजाती। न मैंने कभी तिलक या कोई, मेरे घर में भी किसी तरीके का कोई तस्वीर, कोई फोटो, कुछ भी नहीं मिलेगा, मूर्ति वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बस मैं मेरे मांगने का तरीका भी अलग है, मैं एक एक इंसान से नहीं मांगती हूँ। मैं मेरा एक डायलॉग बोल देती हूँ जिसकी जो इच्छा होती है, बस एक मानवीयता के नाते कि भाई मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप जिस तरीके से भी
छोटी मोटी जैसी हेल्प करना चाहे, वो भले मुझे कोई बिस्किट देता है तो भी मैं खुश हूँ, चॉकलेट देता है तो भी खुश हूँ, नहीं देता है तो भी खुश हूँ। मेरी सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं, आपने जो कहा कि मैंने ये तय किया कि इस समूह के लोगों के लिए जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, तो वो इस समूह के लोगों के लिए जिसको लोग थर्ड जेंडर के तौर पर जानते हैं, जिसके ऊपर तमाम सारे स्टिग्मा देश में समाज में ने लगा करके रखे हैं, उसके लिए आपने फिर क्या प्रयास किए या क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? सर जी पहले मैंने सोचा कि मैं समाज को डायरेक्ट समझाने का काम करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि समाज काफी रूढ़िवादी है, मेरी टांग खींचने लगेंगे, हो सकता है मुझे निष्कासित कर दे, ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर मैंने वो तो प्रयास नहीं किया, लेकिन हाँ कानूनी रूप से मतलब मैं अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलके मैं इस मामले में जागरूक कर रही हूँ कि हमारे समाज में किस किस तरीके से लोग आते हैं, किस किस तरीके के लोग होते हैं। सारा मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब कड़वी सच्चाई जो है वो मैं सबके सामने रख रही हूँ, मतलब लोगों को भी, क्योंकि आज दिन तक हमारे लोगों से आप कोई इंटरव्यू करेंगे ना तो हर कोई बताएगा कि नहीं नहीं हम तो पैदाइशी ऐसे ही थे, और मतलब झूठ मूठ की बहुत सारी कई तरह तरह की कहानियां बताएंगे, लेकिन मैंने हमेशा मतलब जो रियलिटी थी वही बताई। और नहीं, आप मैं ये अब ये बताएं आशा कि करती हूँ खाली। ये जो पूरा जी, हाँ। ये जो पूरा एक इस समूह के जो लोग हैं, उनके हम्म। बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है। वो ढांचा मोहल्ले से हम्म। शुरू होता है और वो इलाके तक जाता है और वो इलाके सब बटे हुए हैं। ये सब जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा ढांचा है ना? इस ढांचे के बारे में अगर आप कुछ दर्शकों की जानकारी के लिए आप साझा करें, क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी है कि किस तरीके का लोग, जैसे देश में जानते हैं लोग कि भाई जाति जो है वो कैसे काम करती है, जाति के अंदर जो हाँ। है कौन-कौन सी 4 जातियाँ हैं, और क्या-क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आपके समूह के बारे में बहुत कम जानकारी है कि असल में ये मोहल्ला कैसे तय होता है, मोहल्ले का उस्ताद कौन है या मुख्य व्यक्ति कौन है, ये कैसे तय होता है और उसका इलाका कैसे तय होता है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा समय से चलता चला आ रहा है। और हमने ये भी देखा है कि एक इलाके में दूसरे इलाके का व्यक्ति जो है वो कहीं पर एंटर भी नहीं कर सकता है, और ये सब कुछ पूरा एक तरीके का फिक्स्ड कैटेगरी है और बहुत ही रिजिड है। इसके अंदर जो है कोई खुलापन नहीं है बिल्कुल, है ना? और किसी हाँ। को इजाज़त भी नहीं है इसके अंदर एनक्रोच करने की। तो थोड़ा-सा इसके बारे में अगर आप बताएँ तो मालूम पड़ सके इस समाज के अंदर कि किस तरीके के नियम कानून इसके अंदर काम करते हैं। सर जी हमारे समाज के ढांचे को समझने के लिए थोड़ा सा उसके मतलब उत्पत्ति स्रोत पे जाना पड़ेगा कि हमारे समाज में किस किस तरीके के लोग होते हैं। मेरा ये आकलन है कि जितने आपको तृतीय लिंगी दिखते हैं ना समाज में आसपास में, उसमें से लगभग 5% नेचुरल होते हैं, कुदरत से जन्मजात। बाकी के जो है उनका स्रोत अलग है, और उसमें सबसे बड़ा स्रोत है वो हार्मोन विकृति का है, समलैंगिक अट्रैक्शन का। दूसरा जो है लगभग 20% लोग हमारे में जैसे मान लो मेरे जैसी कोई मजबूरी, मतलब परिवार में कोई लंबी बीमारी, अनाथ हो गए, कुछ विकलांगता आ गई या किसी और तरीके से मतलब मजबूरी बस मतलब इस पैसे में आ जाते हैं, या किसी के बहकावे में आ गए, प्रभावित हो गए, प्रभावित कर दिए गए। और लगभग 5 से 10% मुझे लगता है कि इसमें ये भी है जो एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होना चाहिए कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है, किसी का रेप करता है, कोई और तस्करी वगैरह का काम करता है, तो उसमें से भी काफी लोग जो है वो फिर पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अपना हुलिया बदल के या तो हमारी समाज में आ जाते हैं या साधु संत बन जाते हैं। इसलिए मैं सदैव किसी मतलब भगवाधारी या मतलब कोई भी मतलब किसी भी तरीके कोई बाबा फकीर कोई भी हो, मैं हमेशा उनको पवित्र नजर से नहीं देखती हूँ, कहीं कहीं मैं थोड़ी शक की निगाह रखती हूँ, उनका बैकग्राउंड जानने का कोशिश करती हूँ। नहीं, देखिए वो तो हमारा भी तमाम ज़िंदगी का ये अनुभव है पूरे देश में घूमने के बाद, विशेष तौर पे बैतूल जिले में, कि तमाम सारे क्रिमिनल जो फरार घोषित हैं, वो जो है भगवा पहने बैठे हैं किसी मंदिर के अंदर और वहाँ पर अपना पूरा
परिवार वहां से चला रहे हैं और अज्ञात हैं, और अभी भी फरारी में मतलब उनका अज्ञात के अंदर उनका वारंट जो है वो चल रहा है। और कई लोग पकड़े भी जाते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, कई लोग 33 साल बाद पकड़े जाते हैं। खैर ये एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंश नहीं होगा, वो एक छोटा इसका अंश होगा। लेकिन ये जो एक मैं जो आपसे और जानना चाह रहा था, ये इलाका कैसे बांटा जाता है और कौन बांटता है क्या? इसको? इलाका कैसे बांटा जाता है? हु इज द बॉस? मतलब इलाका जो तय है नहीं ना, सर जी, हर अब शहर के अब अंदर तो मोहल्ले तय हैं जी, तो कौन तय करता है? आज की तारीख में तो हमारे समाज में भी ऐसा हो चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हिम्मत की कीमत है। मैं अभी दाणू स्टेशन पे रहती हूँ, और जब शुरू शुरू में रहती थी तो मुझे भी कई लोग मतलब एक बार चेतावनियां दे रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब शांत हो गए। जब मैंने हिम्मत दिखाई तो अब मेरा फिक्स हो गया। हाँ, ये बात है कि एरिया छोटा मोटा नहीं होता है, एरिया ऐसे बड़ा होता है। जैसे कि मान लो बॉम्बे, पूना, या मतलब अहमदाबाद, सूरत, ये बड़ा इलाका होता है कि मतलब बॉम्बे का किन्नर जो है वो मान लो राजस्थान में नहीं मांग सकता है, या पूना का किन्नर बॉम्बे में नहीं मांग सकता। मतलब ये इतना बड़ा इलाका होता है। ऐसा नहीं कि ये गांव उसका और दूसरा गांव उसका, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत से अब अपने अपने बना दिए हैं। मतलब 2-4 गांवों पे भी ठेकेदार बन चुके हैं। नहीं, हमारा तो अनुभव में ये आया है कि कोई भी शहर है, उस शहर के अंदर मोहल्ले बटे रहते हैं, और एक मोहल्ले का जो आप कह रहे हैं तृतीय श्रेणी वाला जो, या तृतीय आप एक समूह का, इस समूह का व्यक्ति जो है वो दूसरे उस मोहल्ले में नहीं जा सकता है। तो मेरा पूछना ये है कि भाई मतलब एक तो ढांचा बना हुआ है, थाने बटे हुए हैं, है ना, और जिले बने हुए हैं, तहसीलें बनी हुई हैं, जनपद बने हुए हैं। ये कैटेगराइजेशन किसने किया है और ये किस आधार पर होता है और ये चलता कैसे है? अब आपने कहा कि आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो मैं मान लेता हूँ। अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो बताएं, क्योंकि ये मामला गंभीर है ना, क्योंकि इसमें हर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमने देखे हैं, हमने झगड़े होते हुए देखे हैं, बहुत बड़े हाँ, पैमाने पर, मतलब हिंसक कई बार हो जाते हैं। अगर एक के इलाके में दूसरा अगर कोई एंटर करने की कोशिश करे, तो मतलब ये केवल जिसकी ताकत है उसी के आधार पर है, या इसका कोई एक ढांचा भी बना हुआ है नहीं सर जिसके जी, ऊपर ये मैंने कंसेंसस है? वर्तमान विकृत रूप बताया है। पहले से तो ऐसी परंपरा थी कि एक बड़े इलाके में एक बहुत बड़ा मतलब जैसे कोई डेरा टाइप, और उसमें हमारे वाले जितने भी इलाके के जितने भी लोग रहते थे वो एक ही जगह रहते थे अपने बड़े वाले गुरु के साथ में। लेकिन अब जैसे पाश्चात्य संस्कृति, भोगवाद संस्कृति, और समलैंगिक अट्रैक्शन, और अपने अपने हम सफर बना के भी अलग अलग तरीके से रहने लगे हैं, तो ये थोड़ा ढांचा बदल गया है। और अब फिर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बना है। बाकी तो पहले से वैसा स्ट्रक्चर नहीं था। नहीं, ये जो आपने कहा, ये जो गुरु वाला आपने कहा, मैं इसको देखता हूँ, है ना, क्योंकि कई बार जो है इस तरीके का हुआ कि मैंने ट्रेन के अंदर देखा कि कहीं पर आजकल कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, राज्य के स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की जो है वो सम्मेलन होते हैं। अब वो सम्मेलन के जी। अंदर जिस जो आप गुरु कह रहे हैं, वो सब गुरु अपने पूरे चेलों के साथ में जो है वो जाते हैं, है ना। तो मैंने एक बार देखा कि मैं मतलब ट्रैवल कर रहा था, तो पूरा एसी का बोगी बुक थी, और उसके अंदर एक गुरु थे और उनके सब पूरे चेले थे। तो वो पूरा मैं सिस्टम उसको मैंने देखा। तो ये गुरु कैसे तय करते हैं? ये कौन तय करता है गुरु, या ये परंपरागत तरीके से गुरु चलते चले आ रहे हैं? ये परंपरागत तरीके से पहले होता था। अब मैं बता रही हूँ, अब हमारे यहाँ भी थोड़ा स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब मान लो एक गुरु के 4 चेले हैं, तो उसमें सबसे मजबूत कौन है? साम दाम दंड भेद यहाँ भी चलता है। उत्तराधिकार का संघर्ष यहाँ भी होता है। और रही बात कि अपने ग्रुप में है, तो वो भले फ्रॉड भी हो उसको बचाएंगे। अगर विरोधी गुट में है, तो वहां भले जो भी मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक होगा उस पे भी शक की उंगली करेंगे। मतलब यूं समझ लो कि मतलब ये हमारे समाज से में जितनी जो जो विकृति समाज में अन्य समूहों में है, वो विकृति यहाँ पर भी है ना। ये तो सभी हाँ। जगह पर है ना। सभी जो जो जातियों के नेता बने हुए हैं, वो नेता कैसे बन जाते हैं? हम्म। वो भी साम दाम दंड भेद से बन रहे हैं, है ना। पूरा ये है बस कि ये सबसे ईमानदार देश के अंदर, वर्तमान मतलब राजनीतिक किसी व्यवस्था अगर और हमारी जाति का, व्यवस्था को मैं काफी कुछ समान जी, एक जैसा महसूस करती हूँ।
लेकिन फर्क जी सिर्फ इतना है कि हमारे में हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये इतना नहीं है। हम जी। कुल मिलाकर फिर वापस सब तृतीयपंथी है। कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है धर्म और जाति के आधार पे? नहीं, धर्म और जाति के आधार पर ये भेदभाव मैंने नहीं देखा लगभग, क्योंकि हमारे लोग तो क्या है कि अब सबके पास ही मांगने जाते हैं, हिंदू के घर भी जाते हैं, मुसलमान के घर भी जाते हैं। तो अगर वो ऐसी नफरत वाली बात करेंगे तो कल को उनको फिर खड़ा कौन करेगा? वो तो हमारे वाले लोग तो इतने मतलब जैसे मोदी जी हर जगह जाते हैं अलग अलग जगह, तो अपना रिश्ता नाता कैसे निकालते, वैसे वो भी अगर हिंदू के घर जाएंगे तो अपने आप को हिंदू के रूप में पेश कर देंगे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कोई जानता ही नहीं है। अगर मुस्लिम के घर जाएंगे तो वो अपने आप को मुस्लिम के रूप में पेश कर देंगे। नहीं, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। अगर कोई समूह जाति और धर्म के ऊपर उठ गया है हाँ, तो ये तो इस बहुत मामले बड़ी में बात है मैं सोचती हूँ कि है सारे ना? देशवासियों को हमारे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बहुत अद्भुत बात है ना। मतलब ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बायस जो है धर्म के आधार का तो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। और देश के अंदर तो पूरी मतलब नफरत की राजनीति, आप जो क्योंकि 2-4 बार नाम ले लिया, तो मोदी जी तो नफरत की राजनीति करते ही हैं। और जाति तो इस देश का यथार्थ है। यहाँ तो जातिवाद तो मतलब यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर अगर बन गया है जो है किसी जाति का, तो वो अपने लोगों को उसके अंदर भर्ती कर देता है। कहीं पे भी आप कोई भी बड़े पद पे आ जाता है, वो अपने लोगों को ले जाता है। कोई जाति का आदमी विदेश पहुंच जाता है, अपनी जाति के लोगों को, वो परिवार के लोगों को लेके चला जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जाति और धर्म का उस तरीके का प्रभाव भेदभाव के स्तर पर भी नहीं है और समूह के अंदर भी नहीं है? मतलब ये जो आपने कहा ना, हाँ एक साथ रहते हैं, एक साथ जब रहते सर जी, हैं तो उसमें हिंदू परिवार से कौन आया, मुस्लिम परिवार से कौन आया, दलित परिवार से कौन आया, ब्राह्मण परिवार से कौन आया, तो उसके अंदर कोई भेदभाव आपने महसूस नहीं किया है, ये कहा जा नहीं सकता है? मतलब देखो, इक्का दुक्का कोई अपवाद स्वरूप कहीं कोई घटना, क्योंकि पहली बात तो कि हमारे बैकग्राउंड का लगभग सबको पता भी नहीं होता है। अब कोई मान लो कि साउथ का किन्नर अगर मुंबई में रह रहा है तो उसका बैकग्राउंड कोई जानने जा रहा है क्या? रियलिटी वो अगर गलत भी बता दिया कि मैं इस कास्ट से हूं, तो उससे उसकी जांच कौन कर रहा है? और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारा कि क्योंकि बाई बर्थ कुछ अलग थे, बाद में कुछ अलग हो गए, इसलिए हम लोग नॉर्मली हमारे नेटिव प्लेस पे बहुत कम लोग ही रह पाते हैं। जो ईमानदार है, जिसका सबको ऑलरेडी मतलब जैसे मेरी तरह मेरी ओपन किताब है, मैं गांव में भी जाती हूँ, मेरे गांव के ग्रुप में भी हूँ, समाज के ग्रुप में भी हूँ, सब जगह मैं हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग अपने लोगों के टच में भी नहीं रहते। गांव का इंसान मिल गया तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर देंगे। ये तो एक सामाजिक स्टिग्मा है, लेकिन मैं मतलब ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे हिंदुओं के बीच में जाति के आधार पर भेद है, मुस्लिम्स के अंदर भी अभी अब जो ये सब कुछ पूरा चला है ना कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, ये मुसलमानों में जहां पर कि कोई जाति प्रथा नहीं है ना, वहां पर भी भारतीय जाति व्यवस्था ने असर डाला है, वहां पर भी एक हाँ किस्म का अंतर है। तो उस तरीके का कोई प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर जहां पर एक समूह रहता है आपका, तो उस समूह के अंदर किसी स्तर के ऊपर जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता? नहीं सर हो जी, सकता है मुझे रिफ्लेक्शन जाति और लगे धर्म के आपको, मैं आधार पर इसलिए तो नहीं पूछ रहा हूँ लगता। कि ये बड़ा मसला एक है। भेदभाव है हमारे में। एक भेदभाव है कि जिसके पास जितना ज्यादा सोना है, हम्म। वो उसका रुतबा थोड़ा अलग रहेगा, भले वो अनपढ़ गवार ही क्यों ना हो। और जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, या मतलब जैसे खूबसूरती देख लो, उसका भी मतलब हमारे लोगों में काफी मतलब ईगो भी रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन अगर बेचारे को किसी को मतलब अगर भगवान ने इतना खूबसूरत नहीं बनाया है तो उसको थोड़ा सा मायूसी से रहना पड़ता है, ये बात है। लेकिन बाकी ये जाति धर्म वाली तो देखो, मैं एक आप कभी भी प्रैक्टिकल कीजिए, एक ही इंसान आपको हमारे में से वो गणपति में गणपति की मूर्ति भी बिठाएगा, दुर्गा माता के समय दुर्गा माता की मूर्ति भी बिठाएगा, रमजान के समय वो रोजे भी रख देगा, क्योंकि ये आस्था का प्रदर्शन करने से तो उनको सहानुभूति मिलती है अलग अलग समुदायों की। इसलिए वो हर तरीके की आस्था का प्रदर्शन करते हैं, बहुत आस्तिक होते हैं हमारे लोग। मैं सिर्फ एक अपवाद हूं, मुझे मेरी जानकारी में कोई नहीं है कि कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में सदस्य है। जी। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपने ये लेखन कब से शुरू किया?
और ये जो सर जी आपने मैं 3 किताबें लिख दी हैं, तो ये थोड़ा-सा आपकी शुरुआत कैसे हुई और ये 3 किताबों को लिखने की प्रेरणा किससे आपको मिली? किसने आपकी मदद की किताबें छापने की? क्योंकि अच्छे-अच्छे लोग किताबें नहीं छाप पाते हैं, है ना? बहुत सारे सर लोग जी जो है मतलब प्रयास करने के बाद भी नहीं छाप पाते। आपने 3 किताबें छाप दी तो कोई ना कोई तो मददगार रहा होगा, तो कौन है वो मददगार? अगर आप उनको शेयर करना चाहें तो? और प्रेरणा कैसे है? लेखन की क्या प्रेरणा है आपकी? कब से आपने लिखना शुरू किया? सर जी मेरे दादाजी और नाना जी दोनों मतलब भजनों के जानकार थे और उनकी एक सीख थी कि बेटा दुनिया मतलब दुनिया में अगर नाम करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो ऐसा काम करना जो लिखने में आए या ऐसा लिखना जो पढ़ने में आए। बस यही मूल जो प्रेरणा है वो मेरे जहन में हमेशा से थी। नवोदय में भी रहते हुए मैंने कई मतलब लेखन कंपटीशन में भाग लिया और मुझे हमेशा प्रथम पुरस्कार भी मिला टीचिंग कंपटीशन वगैरह सब में। और लेकिन हाँ, नवोदय छूटने के बाद और व्यावसायिक जीवन में जाने के बाद मेरा ये लेखन बिल्कुल छूट चुका था। लेकिन जब से ये मतलब मोबाइल वगैरह आया, एंड्रॉइड फोन मेरे पास 2018 में पहली बार आया और तब से फिर मैंने देखा मतलब कुछ लोगों का कि दूसरे लोग भी अपना खुद का मौलिक लिख कर अगर कुछ भेज रहे हैं तो मैंने मोबाइल पे लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अगर मोबाइल खो गया तो फिर ये मुझे कैसे मिलेगा। फिर मैंने उसका पूरा वापस पांडुलिपि तैयार किया। मेरे पास लिखा हुआ भी है, रिटर्न में भी काफी कुछ है। और फिर मेरा मोबाइल खो भी गया था कोरोना के टाइम में। घर जब बैठना पड़ा तो फिर मैंने मोबाइल नया लिया, फिर मैंने लिखना शुरू किया। हाँ, पांडुलिपि में क्या है कि मेरी एक आदत है कि अगर कहीं लिखने में जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है मैं पेज फाड़ के फेंक देती हूँ। मुझे मिस्टेक बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा से। तो थोड़ी लिखने में परेशानी होती थी, मतलब कोई पॉइंट ही, क्योंकि मैं फ्लो पे बहुत ध्यान देती हूँ। अगर जैसे आपने देखा रहेगा मैं जो भी लिखती हूँ तो उसका जो फ्लो का सीक्वेंस रहता है, मतलब ये पॉइंट पहले आना चाहिए तो पहले ही आना चाहिए, बाद में आना चाहिए बाद में ही आना चाहिए। तो इस तरीके से जब पेन और कॉपी से लिखते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो फिर मुझे वो बार बार मतलब रिजेक्ट करना पड़ता था, फिर नए सिरे से लिखना पड़ता था। लेकिन अब मोबाइल में ये सब ये किताब अच्छा है किताब कि जो है वो कैसे छप गई, ये तो बताइए? किसने छपवा दी? सर जी आपने 2018 अपने में। पैसे से छपवाई या कोई आपको मिल गया प्रकाशक जिसने छाप दी? नहीं नहीं सर जी, एक्चुअली ऐसा है कि 2020 की बात, 21 की बात है। जुलाई महीने में मैं नाला सोपारा में बस्ती में घूम रही थी। तो वैसे भी मतलब कोई दुकानें तो सारी बंद हो जाती थी 11 बजे। तो मैं एक दुकान के सामने से गुजर रही थी और मैं क्या करती थी कि दुकानों का नंबर नोट करती थी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वैसे भी मेरे को कोई जिद करके तो लेना नहीं है या कोई देता भी नहीं है मुझे सीधे साधे तरीके से। तो मैं ये करूंगी कि अब मैं घर पे ज्यादा टाइम फुर्सत में रहती हूँ तो मैं कुछ अपने मोबाइल में लिखूंगी और लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज भेजूंगी मेरे खुद के लिखे हुए। तो लोग प्रभावित होंगे, मेरी जान पहचान बनेगी तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा मैं एक नंबर नोट करी थी और एक गैरेज की दुकान थी, ऑटो पार्ट्स एसेसरीज की। और संयोग से वो उनके जो मालिक थे वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उनको थोड़ा लगा कि भाई ये नंबर नोट करिए। उन्होंने कारण पूछा, मैंने ईमानदारी से बता दिया। तो फिर उनको लगा, फिर उन्होंने बोले कि ठीक है आप लिखो। और अगर आपको कोई मतलब परेशानी आती है, मतलब कोई कंफ्यूजन भी होता है, आप मेरे साथ शेयर करो, मेरे से मतलब तो कुछ गाइडेंस लो। आप उनका नाम साझा करना चाहेंगी साहित्यकार का? हाँ 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 हाँ। उनका नाम है श्रीमान राजकुमार जी कांदू। कम से कम उन्होंने मुझे लगता है 20-30 किताब जितना साहित्य लिखा है। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा प्रकाशन नहीं करवाया है। मतलब उनको मतलब प्रसिद्धि और इन सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मतलब उन यूं समझ लो कि उनकी जो उपन्यास वगैरह है, उन पे धारावाहिक भी बन सकती है। उतने मतलब एकदम जैसा वो चित्र बना निर्मित कर देते हैं शब्दों से पूरा। तो उनसे तो मतलब उन्होंने पहली प्रेरणा किताब मिली। छापी? आपकी आपकी हाँ तीनों किताबें उन्हीं ने छापी? आपकी तीनों किताबें उन्हीं ने छापी या उनकी प्रेरणा से आपने छपवाई किताबें? नहीं, उनकी प्रेरणा मिली, मैंने उनसे मतलब मार्गदर्शन भी लिया जगह जब जब मुझे महसूस हुआ तो उनसे मतलब गाइडेंस लिया। प्रकाशन वालों से भी उन्होंने ही बात की थी। और बाकी हाँ, पैसा वगैरह सब मैंने अपना खुद अरेंज किया। अच्छा।
प्रेरणा मुझे तो उनसे आपको मिली, ये मतलब ये जो वो जिस ये जो तरीके से तीनों वो लिखते किताबें थे। हैं, ये हाँ तीनों किताबों की बिक्री के लिए आपने क्या किया? ये किताबें मतलब आपने बिक्री का इसका क्या मतलब आपने तरीका अपनाया है बेचने का किताबों को? सर जी, मुझे किताबें लिखने का यही था कि कुल मिलाकर अगर मेरे पास कोई टैलेंट है तो मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। और मुझे ऐसा लगा कि बुक्स वगैरह सामने आने के बाद हो सकता है मेरे भले किताब से ज्यादा बिक्री ना हो, लेकिन मेरे टैलेंट अगर सामने आएगा तो कोई न कोई मुझे किसी भी तरीके का कोई जॉब भी ऑफर कर सकता है। लेकिन इस बात में मुझे थोड़ी निराशा भी है कि बुक्स के मामले में, हाँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल जो आसपास का जो था हमेशा, कि उनमें से काफी लोगों ने खरीदी, मतलब लगभग 300 साढ़े 300 किताबें मैंने बेची अब तक, दीपावली से लगाकर। लेकिन प्रकाशन से मुझे जो उम्मीद थी वहां से कोई खास बिक्री वगैरह हुई नहीं, और ना ही उन्होंने जी, कोई ब्यौरा आप दिया। तीनों आप जो है तीनों किताबों के बारे में, आपके पास तीनों किताबें होंगी, एक एक किताब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो दो मिनट में अगर आप बता दें तो हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक जो है वो उन किताब को खरीदना चाहें। हम लोग तो खरीद ही लेंगे। तो खैर आप तीनों किताबों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसमें क्या है, कंटेंट क्या और है एक एक ये किताब मेरी के? सबसे जी पहली किताब थी। वैसे मैंने जी 2018 से लिखना शुरू किया था, फिर मतलब वो मैंने पांडुलिपि में लिख के रखा था, और फोन खो गया जी, फिर किताब के बारे 2020 में से फिर। बताइए आप। जी हाँ, तो जी ये वर्तमान विडंबनाएं एवं यथार्थ। मैं नॉर्मली हमेशा मेरा एक ये रहा है कि मैं कमियों को ज्यादा ढूंढती हूँ, और इसलिए ही मैं हमेशा लोगों को लगता है कि ये तो सरकार के ऊपर सवाल ही उठाती है, क्योंकि मैं सरकार नहीं, में तो इस हूं नहीं, तो किताब में मैं क्या है? सरकार के पक्ष में इस कैसे। किताब में क्या व्यवस्था का चित्रण है या इसका कंटेंट के बारे में आप थोड़ा सा अगर बताएंगे सर संक्षेप जी, में? इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रकृति से संबंधित सारे मुद्दों पे मतलब टॉपिक मिलेंगे। मतलब यूं समझ लो कि ये एक कंप्लीट थाली है। इसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, नमक, मिर्ची सबका टेस्ट है। जी, और दूसरी इसमें किताब बताएं। मेरा खुद का एक इंटरव्यू भी है, एन एक्सक्लूसिव जी इंटरव्यू विद भावना मंगलमुखी, जिसमें हमारी समाज के बारे में बताया हुआ है। जी मतलब भ्रांतियां क्या है, हकीकत क्या है, वो सारा मतलब बहुत डिटेल में मैंने लगभग 9-10 पेज का इंटरव्यू मेरा, और जी सेल्फ स्क्रिप्टेड है मैंने। जी, और बताइए किताबें दूसरी। दूसरी किताब है मेरे सपनों का भारत। और जी इसकी प्रेरणा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं नवोदय विद्यालय में थी, लगभग 8वीं क्लास में। तो मुझे एक टॉपिक मिला था कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो फिर तब तो शायद इतनी समझ नहीं थी, मैं 5-7 मिनट ही बोल पाई थी। लेकिन वो टॉपिक मुझे अगर कोई मिल जाता है ना, तो फिर मैं उसको दिमाग से निकालती नहीं हूँ, हमेशा उस पर सोचती रहती हूँ, कुछ चिंतन मनन करती रहती हूँ। तो बस ये उसी का प्रतिबिंब है कि अगर मुझे कुछ भी मौका मिलता है, मान लो, या भले मौका मिले या ना मिले, लेकिन मेरी चाहत क्या है कि मेरा देश कैसा होना चाहिए। अब आजकल चुनाव हो रहे हैं, नेताओं के पास भले देश का कोई विजन है या नहीं है, लेकिन भावना मंगलमुखी के पास देश का विजन है। ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है, इसके सारे टॉपिक भी ऐसे ही है। मेरा सपना तो अपराध मुक्त भारत अपना, मेरा सपना अंधविश्वास मुक्त भारत अपना, मेरा सपना आत्महत्या मुक्त भारत अपना, मेरा सपना प्रदूषण मुक्त भारत अपना, मेरा सपना भेदभाव मुक्त भारत अपना, मेरा सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपना, मेरा सपना कैसा हो नेता और राज अपना, मेरा सपना आत्मनिर्भर हो भारत अपना, मेरा सपना नशा मुक्त हो भारत अपना। सारे ऐसे ही टॉपिक है, और काफी डिटेल में, मतलब जैसे एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत में किस बहुत तरीके बढ़िया। के बड़े बड़े। जी बहुत बढ़िया। और तीसरी किताब भी इसमें बताएं। देखिए, ये मेरी किताबों की संरचना भी आप देख सकते हो कि इसमें भी लगभग ये मेरा राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेम भी झलकता है। ये जो कवर है वो मैंने खुद ने सेल्फ रचना की है, मतलब उसका कल्पना जो है वो मैंने खुद ने की है। आपको तिरंगा दिखेगा, देखो, दोनों ही किताबों जी में जी तिरंगा दिखेगा। एक में भारत का नक्शा दिख रहा है, इधर स्वामी विवेकानंद जी है, तो इधर एपीजे अब्दुल कलाम है। और आप देखना कि इसमें देखो पीछे की तरफ भी केसरिया रंग भी और हरा रंग भी। मतलब मैं दोनों को हमेशा एक साथ रखना चाहती हूँ। और मेरे बहुत आइडियल बढ़िया। जो है, देखो इधर जी सामने चंद्रशेखर आजाद है, और बैक तरफ भगत सिंह है। बहुत अच्छा, ये तीसरी किताब बताएं।
तीसरी किताब है मेरी, ये मैंने थोड़ी छोटी बनाई क्योंकि बड़ी किताब का एमआरपी ज्यादा होने से लोग थोड़ा संकोच करते हैं लेने में। मतलब बोलते हैं कि आपकी किताब तो अच्छी है लेकिन फिर लेने के वक्त थोड़े बैकफुट पे आ जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ी साइज छोटी रखी। इसका टॉपिक है अध्यात्म से तर्क की ओर। इसमें कुछ बातें जो है वो मेरे दादाजी और नाना जी जो बोलते थे वो थोड़ी सी राजस्थानी टोन में है, अध्यात्म वाली। और बाकी धीरे धीरे फिर मैं मेरे अंदर अध्यात्म पे थोड़ा संदेह भी होने लगता है। फिर धीरे धीरे मतलब मैं नास्तिकता की ओर बढ़ती हूँ और फिर कुछ जैसे पेरियार का दर्शन मिलेगा, ओशो का दर्शन मिलेगा, बुद्ध का दर्शन मिलेगा, अंबेडकर का दर्शन मिलेगा। ये मतलब इस तरीके की है। मतलब ये भी एक पूरा फ्लो दिखेगा। मतलब यूं समझ लो कि इसका टॉपिक ये होता शीर्षक की आस्तिक से नास्तिक की ओर मेरा खुद का जीवन प्रवास। तो इस फ्लो में ये जी बुक। इसके बैक साइड जी में जी देखो ये महात्मा बुद्ध का फोटो है। जी ये मेरे आध्यात्मिक गुरु जी रहे हैं। जब मैंने साधु का जब रूप लिया था तो ये मेरे आध्यात्मिक गुरु जी थे। और ये ओशो है और इधर महात्मा बुद्ध है। और इस पे भी मैंने लिखा है, जी जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप जी मानसिक गुलाम हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये आपकी तीनों किताबें जो हैं, हम लोग जो है चाहते हैं कि आपकी ये तीनों किताबों को कहाँ से खरीदा जा सकता है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो हम उसे अपने ग्रुप्स के अंदर उसे डालेंगे। अगर कुछ लोग संपर्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि केवल आपका नंबर डाल दें, जिसको खरीदना है वो फिर डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करे किताब को, या कुछ आप और उसके संबंध में आप बताना चाहें, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तिवारी जी के बहुत सारे प्रश्न हैं वो हम लेंगे, तो बस मेरा एक और प्रश्न करने के बाद में तो आप ये बताएं कि कैसे अगर कोई खरीदना चाहता है इन तीनों किताबों को या कोई एक किताब को, तो कहाँ से वो उसकी जानकारी मतलब खरीद सकता है। सर जी ये बुक्स मैंने छपवाई है प्रिंसेप्स पब्लिकेशन बिलासपुर से। तो ये उन्हीं के पास मिल सकती है। उनका मैं एड्रेस आपको भेज दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिए। जी और जी बाकी मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो किताबें जो है ना, ये इनके बैक साइड में मतलब आपको देखो कोटेशन भी मिलेगा। और ये जी कोटेशन जी भी मैं जी इस जी बुक की और मेरी मतलब जो संकल्पना है उसको मतलब बिल्कुल सार्थक सिद्ध करता हुआ बिल्कुल मिलेगा। इसमें लिखा है देखो, जी एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, क्योंकि मेरा पास्ट जो है वो काफी अफसोस भरा रहा है। और प्लस हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर, क्योंकि मैं आगे भविष्य की ओर देख रही हूँ। जी जी नहीं बहुत मतलब बढ़िया। अभाव से हम आगे आगे बढ़ते संभावनाओं हैं की हम। तरफ ले जाने का। जी और इसमें एक आधा पोर्शन जो है वो इस पे भी है अपना मोटिवेशनल प्रोत्साहन और मार्गदर्शन। और ठीक इसी है। की वजह से हम मैंने आगे यहाँ आगे स्वामी हम आगे विवेकानंद को बढ़ते लगाया है। हैं। जो है भावना जी, आगे हम बढ़ते हैं। और कुछ किताबें हैं जो आपने प्लान की हैं और आप लिखने वाली हैं। नहीं सर, अभी थोड़ा सा जब, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ आपको कि दिवाली से पहले मैंने चप्पा दी थी। उसके बाद क्या है, राजस्थान का इलेक्शन था और अब ये देश का इलेक्शन है। क्योंकि मेरा राजनीति में बहुत दिलचस्पी है मुझे। बाकी भले मैंने आज दिन तक लाइफ में कभी फिल्म नहीं देखी, मैं किसी क्रिकेटर की पूरी टीम के खिलाड़ियों के नाम भी नहीं जानती हूँ अभी तक। मैच कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है वो मैंने आज दिन तक नहीं लेकर, लेकिन राजनीति में मुझे इतनी दिलचस्पी हमारे है साथ कि में मैं जो है भावना जी, मैं जब विधायक था मेरे साथ में एक शबनम मौसी थी और एक हाँ कमला मौसी जो है। बहुत सारे जो है आपके समूह के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। अभी तक विधायक तो बहुत सारे बन गए हैं, नगर पालिकाओं के अंदर भी बहुत सारे पार्षद भी बन गए हैं। अभी तक कोई सांसद नहीं बना है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका सर क्या जी कोई मैंने चुनावी भी आपका जो है मंतव्य, कोई चुनाव के बारे में भी, ये चुनाव लड़ने का जो है आपके मन में कभी विचार आता है। सर जी मुझे ऐसा लगता है, मतलब खास करके एक तो चुनाव काफी महंगे हो गए हैं और ईमानदारी से जीतना भी काफी मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से मैं मतलब प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में संलग्न रहने के बजाय मैं थोड़ा मतलब जैसे एडीआर की भूमिका क्या है, बस उस भूमिका में रहना चाहती हूँ।
लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना चाहती हूँ। और एक और, हम हाँ, आगे आगे मेरी आगे ये हम जो बढ़ते किताब हैं। है उसमें मैंने एक ज्ञापन लिखा है राष्ट्रपति के नाम, और उसमें मैंने लिखा है कि हम, चूंकि हमारा समुदाय जो है वो काफी टुकड़ों में बिखरा हुआ है, हर जगह एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं है, तो हमारा चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हमारा कैंडिडेट चुना जाना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो क्यों ना, मतलब अगर जैसे नई संसद बनी है और उसमें बताया जा रहा है कि ज्यादा सांसदों की सीटें बनाई गई है, तो अगर फिर से ये परिसीमन होता है और सांसदों की संख्या बढ़ती है संसद में, तो क्यों ना किन्नर समाज के और विकलांग कोटे से दो दो सीटें आरक्षित होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति द्वारा जी मनोनीत। ये जरूर मेरा जरूर। सुझाव है। हम जी आगे बढ़ते हैं। हम जो है क्योंकि आप जो किन्नर समूह को लेकर के पूरे देश में तमाम सारे जैसे स्वयंसेवी संगठन है वो भी काम कर रहे हैं। इसको लेके कानून बनवाने को लेकर के कानून कुछ बने भी हैं और उन कानूनों को प्रभावी बनाने को लेकर भी कुछ समूह काम कर रहे हैं। मैं आपसे आगे केवल एक ही प्रश्न है, उसके बाद में तुम्हारे ये पूछेंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन और नशा मुक्ति, ये दो जो है ये तो बहुत ही एक कहा जाए कि समाज के अंदर बहुत आवश्यक सुधार की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज आज भी अंधविश्वास में डूबा हुआ है और हमारा समाज आज भी नशे में डूबा हुआ है। और ये दोनों ऐसे मेरे बहुत ही हृदय के बहुत करीब के विषय हैं। मैं खुद दोनों विषयों के ऊपर काम करता हूँ और ज्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन आप ने इन दोनों में क्या काम किया है और आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या काम करने की जरूरत है? ये इसके जवाब के बाद में फिर तिवारी जी इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास में 12-13 मिनट का समय बचेगा। जी बोलें। सर जी, एक्चुअली अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कार्य है वो बहुत आसान नहीं है। लगभग यूं समझ लो कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो नास्तिक ही होता है, उसकी कोई आस्था नहीं होती। अगर उसको एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में ट्रांसफर कर दिया जाए, हमेशा वहीं पला बढ़ेगा, तो वो उस संस्कृति को अपना लेगा। लेकिन और वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर बाद में, मतलब यूं समझ लो कि उसका सारे अधिकार छीन लो तब भी वो शायद शांत रह पाएगा, लेकिन अगर उसको बोल दे कि तेरे धर्म पे संकट है तो उसका खून उबाल मारेगा। लेकिन जैसा कि मेरा परिवार ने जिस तरीके का, मतलब जो मेरे पिताजी पागल थे, भाई पागल हो गए, और मंदिर मस्जिद के चक्कर में हमारा पूरा, मतलब जो पूंजी था वो पूरा शून्य हो गया। तो और फिर भी हमको अगर कोई राहत नहीं मिली या कोई, मतलब किसी की कृपा नहीं हुई, तो वो एक आक्रोश जो था वो मुझे अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर ले गया कि भाई नहीं, ये जो जो गलती हमारे परिवार ने की है कि एक बीमारी के लिए हम मंदिर मस्जिद, अस्पताल के बजाय मंदिर मस्जिद घूमते रहे और पूरे परिवार को तबाह होने दिया, वो अब दूसरे जो लोग हैं उनको किसी को भुगतना ना पड़े। इसलिए मैं, मतलब इस विचार को हमेशा से, मतलब सपोर्ट करती आई हूँ। और चूंकि इधर महाराष्ट्र में ये थोड़ा, राजस्थान में तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा है। नरेंद्र दाभोलकर साहब, जब मैं पूना में नौकरी कर रही थी तब उनकी हत्या हुई थी, तो मैंने पेपर में पढ़ा था। फिर यहाँ तो अब वो तो नहीं है, लेकिन श्याम मानव साहब का संगठन हमारे इधर थाने जिले में वगैरह काफी सक्रिय है। कभी कभी मैं उधर जा पाती हूँ, लेकिन मेरा कैसा है, मैं थोड़ा इधर रहती हूँ अपने गुजरात बॉर्डर की तरफ, तो इतना लंबा आना जाना तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उनके ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, उनके लोगों से जुड़ी हुई हूँ। उनसे बार बार मैं ये भी अपील करती हूँ कि हमारे इधर भी थोड़ा संगठन बढ़ाए, कम से कम 2-4 लोगों को मेरे साथ में जोड़े, और फिर देखते हैं हम रूटीन में ऐसा, जैसा उधर चल रहा है वैसा कार्यक्रम हम इधर भी बनाने का प्लानिंग करेंगे। जी नशा मुक्ति को लेकर के आपको नशा मुक्ति मतलब को लेकर सर आपने जी, अभी मेरी जी इस बुक में मैंने जो टॉपिक लिखा है, मेरे सपनों का भारत, नशा मुक्त हो अपना भारत, तो उसके अंदर मेरा और शराबी का एक इंटरव्यू, मेरा सेल्फ स्क्रिप्टेड है। मैं, अगर शराबी मेरे सामने आ जाए तो वो क्या आर्गुमेंट करेगा और मैं उसको कैसे समझाऊंगी, वो पूरा लगभग 4-5 पेज का इंटरव्यू है। तो वो इंटरव्यू में लोगों को समझाती हूँ कई बार। अगर कोई बोलता है कि हमारा उपाय बताइए, तो मैं बोलती हूँ, जैसे कोई बोलता है ना कि ये मंत्र का जाप कीजिए, मैं बोलती हूँ रोज सुबह शाम उठ के मेरे इस इंटरव्यू को आप पढ़िए, अपने आप आंखें खुल जाएगी। और उस इंटरव्यू में मैंने बिल्कुल यूं समझ लो कि एक एक रुपए का हिसाब बताया है।
कोई अगर बोलता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो मैं उनको समझाती हूँ कि भाई मान लो अगर कोई पूरे दिन में 2 गुटखा का पुड़ी खाता है या 2 सिगरेट पीता है, जो 10 रुपए का खर्चा जी करता जी है नशे पे, तो वो महीने में 300 का करता है, साल में 3600 का करता है, 10 साल में 36,000 का करता है और जिंदगी में लाखों रुपए का नशे पे खर्चा कर रहा है। और जब उसकी बेटी की शादी होती है तो उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मतलब इस तरीके के मतलब बहुत जी सारे जी जी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। बहुत बस अच्छा। यही मैं मेरा मैं चाहूंगा कि अब तिवारी जी प्रश्न करें। पूरे 10 ही मिनट है हमारे पास में, रादर 9 ही मिनट है। जी तो जी भावना जी जी। तिवारी जी आप कंटिन्यू करिए। जी भावना जी, इस सृष्टि नमस्ते सर। में अपना सृष्टि के जनन के लिए और खास करके कहा जाता है नर नारी 2 लिंगों की व्यवस्था है। और जब हम 2 लिंगों से ही अपने चल करके संतान उत्पत्ति होती है और वंश वृद्धि होती है और आगे हम बढ़ते हैं। तो लेकिन ये आपका ये जो तीसरा लिंग बनता है, इसमें भी कई चीजें कहा जाता है कि उनका संबोधन होता है हिजड़ा, नपुंसक, किन्नर। तो ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं या इसमें कोई भिन्नता होती है? सर जी, वैसे तो सब लोगों को तो इतना भेद नहीं पता है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे किन्नर यानी नाम से स्पष्ट है, नर का विकृत रूप है ये। अगर कोई हिजड़ा है तो इसका मतलब हिजड़ा ही बोलते, किसी को हिजड़ी नहीं बोलते। इसका मतलब वो पुरुष ही रहा है, लेकिन उसमें जनांग ये विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया और जो पौरुषत्व की क्षमता जो है वो क्षीण हो गई, इसलिए वो हिजड़ा है। और बाकी नपुंसक जो जन्मजात किसी भी तरीके का कोई डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, उसको नपुंसक बोलते हैं। तो ये मतलब, अच्छा। और एक ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है विपरीत लिंगी, यानी जो जिस लिंग के साथ में पैदा हुआ है या है अभी भी, लेकिन उसका आचरण मतलब उसका मनोविज्ञान जो है वो दूसरे लिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा भावना जी, आप लोगों का ये वंश विस्तार कैसे होता है? आप लोगों की संख्या विस्तार कैसे होती है? बस हमारा विस्तार जो है, अभी जैसे मान लो साधु संतों में गुरु शिष्य परंपरा होती है, वैसे हमारे में भी गुरु शिष्य परंपरा है। वैसे मैं ये बात बता देती हूँ कि कुदरत में इतने सारे मतलब पैदा नहीं होते हैं, जितने आपको दिखते अभी उतने नहीं होते। ये समझ लो 5% जो है वो ऑथेंटिक है, बाकी के वो, अब कोई साधु में ऐसा थोड़ा है कि मतलब नपुंसक होना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी वो बन जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता अच्छा है कि वो जबरदस्ती का सौदा भी हो जाता है कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिखना पड़ता है, लेकिन वो करते नहीं है। तो ऐसा हमारे में भी होता है कई बार। अच्छा भावना जी, एक हम देखते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ साधु परंपरा जो है उसमें नागा लोग होते हैं। तो नागा लोग जैसे हाँ, अपने लिंग को तोड़ देते हैं, तो उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या सर जी, मुझे थोड़ा समझ दिया है ये। जो हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं, तो नागा साधु अपने लिंग को तोड़ देते हैं, माने हाँ हाँ वो प्रजनन लायक नहीं रह जाता है। तो जी, ऐसे लोगों को क्या बस मैं ये मान कहेंगे? सकती हूँ कि हम भी नागा साधु ही है। तो क्या आपकी श्रेणी में आएंगे बस वो? हमारा पहनावा थोड़ा अलग है। अब उसमें ये समय के साथ परिवर्तन होता है, एकदम से आज का आज नहीं हो जाता है। अब जिसका हो गया है वो अपने आप को पक्का बोल देगा, और जिसका नहीं हुआ है वो उस पे उंगलियां उठाई जाती रही है। आप समझे नहीं? जी नहीं, मुझे लगता है फ्रीज हो गया उनका, जो है वो नेट चला गया। तिवारी जी, है ना, वो नेट का प्रॉब्लम है। नेट कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्रीज हो जाता है नेट। तो खैर आगे हम लोग जी बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे अपना युवा पीढ़ी से? आपकी क्या अपील होगी? कि आपने तो अपने सपनों का भारत का आपने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको अपील करनी हो युवा पीढ़ी से, है ना, इस समाज जी और इस देश के लिए वो क्या करे? सर जी, मैं वैसे तो काफी मतलब बहुआयामी लेखन करती हूँ, अलग अलग विविध विषयों पे लिखती हूँ, लेकिन मेरे मोटो जो है वो 3 ही है।
और 3 मोटो पे, एक अंधश्रद्धा मुक्ति, दूसरा नशा मुक्ति और तीसरा पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। और ये तीनों ही मामले में मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारत दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर कोई समस्या है आपके साथ, तो उसको छुपाने से वो समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। उसको आप खुलकर बताइए, और अगर बताएंगे तो समाधान भी मिलेगा। अच्छा भावना जी, अल्फाबेट के अंदर हमेशा क्यू पहले आता है और एस बाद में आता है। मतलब क्वेश्चन होगा तो आंसर मिलेगा, ये मेरा थ्योरी है हमेशा से। तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपको जिज्ञासु होना चाहिए, सवाल जितने कर सकते हो करें, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल उसका उत्तर जरूर मिलेगा। ये खोजी प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए लोगों में। जी, तिवारी जी उदासीन आ कभी गए नहीं हैं, तो होना शायद चाहिए। तिवारी जी का एक आध प्रश्न ले सकते हैं हम केवल। अच्छा एक प्रश्न। भावना जी, जी। भावना जी, ये जैसे मान चला जाता है कि आप लोग परिवार नहीं बसाते हैं कि वो चूंकि वंश वृद्धि नहीं करना होता है, संतानोत्पत्ति नहीं होती इसलिए, लेकिन आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि लोग शादी करके भी संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में क्या आप लोग ये परिवार बसाने की ओर भी बात करते सोचते हैं? सर जी, अभी मैं मतलब जब ये बताया कि मतलब सारे बाई बर्थ तो होते नहीं है, कुछ का तो शादी होने के बाद भी आ जाते हैं, उनका परिवार भी होता है। और ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई बोलता है कि हमको हमारे परिवार ने निकाल दिया, हम परिवार में जाते ही नहीं। हाँ, कुछ हद तक कभी कभी जिसका आचरण या कोई गलत प्रवृत्ति से आया है, तो वो मजबूरी बस अपने परिवार में नहीं जा पाता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर किसी परिवार में कोई विकलांग भी पैदा होते हैं, पागल भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, उनकी भी परिवार बैठे बैठे सेवा भी करता है, तो वो अपनी संतान से कोई भी माता पिता इतनी नफरत नहीं करता। अगर नफरत करता तो वो मर्डर ही कर देते, फिर भ्रूण हत्या ही कर देते अगर ऐसा होता तो। अच्छा भावना मैं जी, तो मतलब मेरे हम परिवार में जाती हूँ, मेरी मम्मी दादी दोनों विधवाएं, मैं उनकी मदद भी करती हूँ। और मैं अच्छा भावना चाहती हूँ जी, कि ऐसा सबको करना चाहिए। माता पिता ही भगवान है मेरे, मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा भावना आजकल तो जी, जो ये एक हमको फैशन जानकारी बन है, गया है कि भारत में कोई भी साधु जो है वो मतलब प्रवचन करने लगता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और पब्लिक जो है तालियां बजाती है। कोई उनसे सवाल नहीं करता कि आपने अपने माता पिता की सेवा की या नहीं की। अच्छा भावना जी, हम हमको जो जानकारी है कि अगर आपके जी। समाज को यह जानकारी हो जाती कि इस परिवार में ये कोई बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है, तो वो लोग जबरदस्ती उसको उठा ले जाते हैं, उस घर से छीन ले जाते हैं और अपने समाज में शामिल कर देते हैं। क्या ऐसी बात है, आज भी होती है ऐसा? मुझे लगता है सर जी, ये पहले शायद हुआ होगा, पहले शायद हुआ हो सकता है, क्योंकि अगर संतान है ही नहीं किसी के, तो फिर वो चाहेगा कि एडॉप्ट करो। ये एडॉप्ट नीति है एक तरीके से जबरदस्ती वाली। लेकिन पहले कभी हुआ होगा। आजकल 2013 में जब से मतलब कानूनी हमको अधिकार मिला है, हम माता पिता के साथ भी रह सकते हैं, हमारे साथ कोई जबरदस्ती करता है तो हम कानून की शरण में भी जा सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। और हाँ, ये बात है कि हमारे लफड़े में ज्यादा कोई लोग पड़ते नहीं है। सरकारी तंत्र भी थोड़ा दूर रहता है, पुलिस वाले भी हमारे विवाद में जल्दी नहीं पड़ते हैं, ये बात एक अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अगर कोई स्ट्रांग है कि भाई मुझे नहीं जाना है, तो फिर भी उसके साथ कोई जबरदस्ती ले जाए, ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, भावना ये जी, बात आजकल एक तो और में माननी पड़ेगी कि हमारे लोगों के साथ समाज जिस तरीके से थोड़ा हीन भावना से देखता है, तो वो जो खुद विक्टिम जो होता है, वो खुद ही चलकर उसका मन करता है कि भाई इधर इतना अपमान झेलने के बजाय हमारे लोगों के साथ में ही रहने में फायदा है। कम से कम ये जब पोशाक होता है ना, तो कम से कम मुंह के सामने कोई अपमान करने की हिम्मत नहीं करता है। अच्छा अच्छा, हाँ सर मुझे भावना जी, लगता है आजकल तो समय ये समाप्त हो रहा है तिवारी जी, जी, है ना? हम समय ये कहते हैं, अंतिम सवाल हमारा कि एक मिनट। आप लोग आपस में भी शादी करके, अब जैसे अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते फिर भी जैसे गोद लिया जाता है और उसको एडॉप्ट किया जाता है, तो इस तरीके से भी तो अपने आप वंश परंपरा निभा सकती हैं, अपना नाम बच्चे को दे सकती हैं, माता पिता के रूप में भी नाम दे सकती हैं। तो ये ऐसा आप लोग प्रेफर करेंगी, या जो अब आपके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है उस अनुसार से करना पसंद करती हैं? मुझे सर जी, मैं लगता आपको है कि बता देती इसका हूँ, मैंने उत्तर अभी तक कोई जो चेला है ही नहीं बनाया है। बाद में ही क्योंकि देना सेम होगा। ये मेरा ऐसा समय रूल है कि समाप्त सेम मेरे जैसा ही हो होना गया है, चाहिए, तो हम सवेरे लोग जल्दी